अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आज उसकी सुहाग रात थी, मगर बदकिस्मती से उसी रात मालिक मकान से इस नौयत का झगड़ा हुआ कि उसने उसी वक्त घर से निकलने का हुक्म सादिर कर दिया ताकि मजीद बहस तूल ना पकड़े। आमिर बीवी को वहीं छोड़ के उसी वक्त घर से निकल खड़ा हुआ, जबकि अतिया ने समझाया भी कि अम्मी की तरफ चले चलते हैं, मगर आमिर की गैरत ने गवारा न किया कि इस हाल में वो ससुराल पर बोझ बने। कितने मोहल्ले, कितनी गलियां खाक छानने के बाद कहीं जाकर एक घर मिला तो, मगर वो अरसा दराज से बंद था। उस शख्स ने घर की चाबियां देते कह भी दिया था कि सुना है इस घर के अंदर बरगद का ऐसा दरख्त है जो कि आसेब ज़दा है, कल को कुछ हो जाए तो मुझसे शिकायत मत करना। आमिर उस वक्त परेशानी के आलम में ना समझने वाली कैफियत से दो चार था। घर बैठी नई नवेली दुल्हन जो अब उसकी जिम्मेदारी थी, ऐसे बेसरो सामानी की हालत में बैठी थी। यूं समझ लें कि घर उसकी अशद ज़रूरत था। आमिर ने बगैर सोचे समझे उसी वक्त कुछ रकम उसे थमाई और चाबियां थामे अतिया को लेने चल पड़ा, जो कि उसकी मुंतजिर थी। आमिर ने जूं ही अतिया को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो तशक्कुर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी बदकिस्मती थी कि जिंदगी की अहम तरीन रात उसे एक अजनबी घर में गुजारना थी। मालिक मकान के खौफ से वो दोनों उसी वक्त तने तन्हा बेसरो सामानी की हालत में घर पे अलविदाई नजर डालते निकल खड़े हुए। अतिया को इस नए घर में दाखिल होते ही अजीब खौफ ने आ घेरा। उसके पुरस्रार माहौल ने उस पे दहशत ज़दा तासुर छोड़ा। वो थी भी डरपोक सी, छोटी छोटी बातों से खौफजदा होने वाली। कितनी ही बहादुरी जाहिर कर लेती, आखिर थी तो सिनफे नाजुक ही। इस मकान में हू का आलम था, चारों जानिब सन्नाटे का राज था। ये बात उन्हें बेहद अजीब लगी कि दरख्त पर अक्सर परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर यहाँ तो घोंसले का तिनका तक न था। हाँ, अक्सर कमरों में मुर्दा परिंदों की खाल और टूटे उधड़े हुए पर जरूर नजर आए थे। अतिया खौफजदा निगाहों से देखती आगे बढ़ती रही, लेकिन आमिर को यह देखकर कुछ तसल्ली हुई कि मालिक मकान ने ज़रूरत का कुछ फर्नीचर वैसे ही लगा छोड़ा था। हालत थोड़ी खस्ता ज़रूर थी, मगर इस वक्त ये किसी नेमत से कम न थी। किचन में थोड़े से बर्तन जो मिट्टी धूल से ख़राब हो रहे थे मगर काबिल इस्तेमाल थे। साइड पे एक छोटा सा फ्रिज जो जालों से अटा पड़ा था, उसे सफाई की ज़रूरत थी। खैर, सुबह कर लेंगे, ये सोचते हुए मुतमईन हो गए। शाम की मलगजी रोशनी को सिया रात ने अपनी काली चादर ओढ़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उन दोनों के जवान जज्बों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। इस तारीकी में उम्मीदों की शमें जलने लगी। जज्बात की रो में बहकते हुए रात को भी दिन का समा लगने लगा। अतिया ने लिबास उरूसी का दुपट्टा उतार के बेड की सेज पर बिछा दिया। आमिर के जिस्म का लम्स पाकर उसका खौफ व हिरास कुछ कम हुआ। इससे पहले कि वो जज्बात के तूफान में बह जाते कि आमिर के फ़ोन की घंटी बज उठी। आमिर ने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि अतिया ने उसका हाथ थाम लिया। अरे रहने देना, न जाने इस वक्त किसका फ़ोन है। अतिया ने एक अनजाने खौफ को महसूस करते एक इल्तिजा की। अतिया, हो सकता है फ़ोन अस्पताल से आया हो, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मुझे बात तो कर लेने दो। आमिर मिनमिनाया। आप कौन सा डॉक्टर हैं? वार्ड बॉय हैं। अस्पताल में इतनी तादाद तो होती है कि आपके ना जाने से वहाँ कोई फ़र्क ना पड़ेगा। फ़ोन कहीं से भी आए, आप इस वक्त रहने देना प्लीज़। अतिया ने फ़ोन को पीछे सरकाते हुए कुछ नखरे से कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देख लेने दो ताकि पता तो चले कि इतनी रात को कौन बात करना चाहता है। अतिया के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो आमिर ने फ़ोन दोबारा उठा लिया। कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर असलम बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी और इसी वक्त आना होगा। शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और अमला नाकाफ़ी है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी निकलना है। उसका जवाब लिए बगैर फ़ोन खट से बंद कर दिया गया। माफ़ करना अतिया, मुझे अभी अस्पताल के लिए निकलना है, वरना कई जानें ज़ाया हो सकती हैं। परेशानी के आलम में उसने अतिया के हाथ थामे। आमिर, मेरा क्या बनेगा इस पुरस्रार सुनसान घर में? मैं तो अकेली दहशत से ही मर जाऊंगी। वो खौफ से सहमी हुई आमिर के चौड़े सीने पर आ लगी। अतिया, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी वार्ड में ठहरा दूंगा, वहाँ काफ़ी जगह होती है। आमिर के मुंह से अचानक से निकला,
نہیں, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होगी। अच्छा सुनो, समझने की कोशिश करो, मुझे फ़ोन आने का मतलब है कि वहाँ मेरी शदीद ज़रूरत है। अगर तुम नहीं आना चाहती तो इंतज़ार कर लो प्लीज़, मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूँगा। तुम अंदर से अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेना। आमिर ने उसके हाथ पर बोसा देते हुए उसे कायल किया और कपड़े थामे बाथरूम में घुस गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि एक खटके से उसकी आंख खुल गई। हल्की मलगजी रोशनी में वो आंखें फाड़े उस हेवले को देखने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रहा था। खौफ व दहशत ने उस पर कपकपी तारी कर दी। अतिया, आमिर की आवाज़ ने उसके तने आसाब को ढीला छोड़ दिया। अरे आप! वो एकदम बच्चों की मानिंद खुश हो गई। इतनी जल्दी आ गए? हादसा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? पै दर पे सवालात पे आमिर मुस्कुराया। अरे नहीं, किसी ने भद्दा मजाक किया था, कोई हादसा नहीं हुआ, इसलिए फौरन वापस चला आया। अच्छा किया आप आ गए, मुझे डर लग रहा था। वो बाजू फैलाते हुए उसके सीने से जा लिपटी। आमिर के जिस्म से आने वाली भीनी भीनी खुशबू ने उसे चंद पल के लिए मदहोश सा कर दिया। ये खुशबू कहाँ से चुरा लाए? ये पहले तो नहीं थी। उसके कान में सरगोशी करते उसने उसके चौड़े शाने पे सर टिका दिया। रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उससे ली है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। उसकी जुल्फों से खेलते हुए उसने अपने गर्म होंठ उसकी गर्दन पे चिस्पा कर दिए। अतिया सिमट कर रह गई। तमाम रात वो दोनों एक दूसरे में मदगम, दुनिया व माफिया से बेखबर रहे। आमिर ने उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अतिया का अंग अंग उसकी मोहब्बत की मोहरों से अट चुका था। अचानक दाखिली दरवाजे पे जोर जोर से की गई दस्तक ने उन दोनों को चौंका दिया। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? अतिया थकावट से चूर लहजे में कहती आमिर की जानिब देखने लगी। कोई हमसाया होगा, रहने दो। वो ये कहते उससे बगलगीर हो गया, मगर दरवाजे पे की जाने वाली दस्तक शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। आप देखें तो सही कि कौन है। हो सकता है कोई इस वक्त मुसीबत में हो। पहले भी तो हादसे के बहाने आपको बुला लिया गया था। अतिया फिक्रमंदी से बोली। अच्छा तो तुम देख लो, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मगर दाखिली दरवाज़ा मत खोलना। ये कहते आमिर इस कदर तेजी से उठा के अतिया ताज्जुब से उसे देखती रह गई। इस हालत में दरवाज़ा आमिर को खोलना चाहिए था, मगर वो खुद अंदर गायब हो गया था। चारों नाचार उसे उठना पड़ा। वो बाल समेटते नपे तुले कदमों से चलती बाहर दरवाजे तक आई। कौन है बाहर? उसने अपनी मिनमिनाती सी आवाज़ में पूछा। मैं हूँ अतिया। बाहर से आमिर ने दरवाजे के करीब होकर सरगोशी की। आमिर? उसके आसाब के अंदर जैसे धमाका हुआ। पहले सोचा कि शायद कानों ने गलत सुना है, कोई मुगालता भी हो सकता है, किसी की आवाज़ से मुशाबहत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दिल कड़ा करके दोबारा पूछा, कौन है आप? किससे मिलना है? अपनी आवाज़ में सख्ती पैदा करते हुए उसने तहकमाना लहजे में पूछा। प्यारी अतिया, ये मैं हूँ, तुम्हारा आमिर। अब उसके अंदाज में बेचैनी लगी थी। अतिया बुद्ध बनी दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। उसके आसाब के अंदर अजीब धमाके होने लगे थे। ये कौन सा तिलिस्म था वो समझ नहीं पा रही थी। यार दरवाज़ा खोले कि यूं ही खड़ा रखोगी? अब के उसके अंदाज में सर्द मोहरी नुमाया थी। अतिया ने बगैर किसी रुकावट के दरवाजे की चटखनी गिरा दी। सुबह की आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी। आमिर दरवाज़ा ढालकर अंदर दाखिल हुआ और उसे मुतफक्कुर निगाहों से देखने लगा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। रात भर से मरीजों के पीछे भागते भागते जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है और तुम हो के दरवाज़ा खोलने में इतना तरद्दुद कर रही थी। देख तो लेती, थकावट से बुरा हाल है। वो उसे खशमगी निगाहों से घूरते अंदर दाखिल होने लगा। घर का दाखिली दरवाज़ा एक ही था। कोई ऐसा रास्ता न था कि आमिर कहीं और से आता और निकल भी जाता। अगर ये आमिर है तो अंदर कौन है जो तमाम रात? आगे वो कुछ सोच न सकी। उसके जिस्म में अजब सी कपकपी तारी होने लगी। अचानक वो होश में आई और आमिर के पीछे भागी। वो दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। अतिया ने सीधा बाथरूम का रुख किया जो खाली उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसी भीनी भीनी खुशबू ने बाथरूम का अहाता कर रखा था जिसने उसे मदहोश किया था। जितना वो समझ पाई वो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। वो तेवरा कर नीचे गिरी। गिरने से पहले वो सिर्फ आमिर की दिलखराश चीख सुन पाई थी। 2 दिन से अतिया हॉस्पिटल में थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से वो बेहोश हुई थी
اس کے والدین فکر مندی سے کوریڈور میں بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عطیہ جیسے ہی ہوش میں آئی، کمرے میں بیٹھے عامر کو دیکھتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، میری جان تو جیسے سولی پہ اٹکی تھی۔ عامر جلدی سے آگے بڑھا اور فرتے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسی بھینی بھینی خوشبو نے عطیہ کا احاطہ کیا۔ عطیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور نہایت بے دردی سے جھٹک دیا۔ ارے میری جان، مجھے معاف کر دو، ہم دوستوں نے تمہیں ڈرانے کا پروگرام بنایا تھا۔ یاد ہے تم نے ایک دن کہا تھا کہ تم جنوں بھوتوں سے نہیں ڈرتی؟ تب ہم نے یہ سارا ڈرامہ تیار کیا کہ کیسے مالک مکان پہلی رات ہمیں گھر سے نکال دے گا اور میں تمہیں اس بھوتیا گھر میں لے جاؤں گا، اور پھر یہ سب ہم غیر مرئی مخلوق پہ ڈال دیں گے۔ دونوں کان پکڑے عامر کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمایاں دیکھتے عطیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اگر یہ سب سچ ہوتا تو سچ میں کوئی جن یا بھوت میرے ساتھ؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ میں تو مر جاتی عامر، وہ نہایت خوفزدہ تھی۔ ارے ایسے ہی مر جاتی، یہ تمہارا عاشق تمہیں کبھی مرنے نہیں دیتا۔ عامر جذباتی انداز میں آگے بڑھا۔ اب فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ہم اس گھر میں تو کیا، اس شہر سے بھی دور چلے جائیں گے۔ تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ شادی کے لیے میں نے دوسرے شہر میں گھر خرید لیا تھا، تمہیں بس سرپرائز دینا تھا۔ اور اب رونا نہیں، وہی سرخ جوڑا پہن کر تم میرے ساتھ نئے گھر میں داخل ہوگی۔ خمار آلود لہجے میں چھپی بے چینی محسوس کرتے روتے روتے عطیہ نے شرم سے نگاہیں جھکائے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب محض ڈرامہ تھا۔ یہ محسوس کیے بغیر کے سامنے بیٹھا وجود اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب ساکت تھیں۔ 15 دن انتظار کے بعد جب عامر کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تو ایجنٹ نے مالک مکان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ اس نے ایڈوانس لے کر ایک ضرورت مند نو بیاہتا جوڑے کو گھر کرائے پر دیا ہے، مگر اس نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تبھی مالک مکان اور وہ ایجنٹ عامر کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر آئے، لیکن مکان کے اندر پھیلی بدبو نے انہیں باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس کے آنے تک تمام محلہ اکٹھا ہو چکا تھا جب کمرے سے عامر کی گلی سڑی لاش نکالی گئی، جس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ شادی کا جوڑا پہنے ہوئے ہے۔ محلے والوں کے مطابق کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا، حتیٰ کہ جس ایجنٹ نے 1 ماہ کا ایڈوانس لیا تھا اس نے بھی پولیس کے خوف سے اپنا دامن بچا لیا۔ نہیں صاحب، میں نے یہ گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیا، اور نہ ہی میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ تو ماجد صاحب کا گھر ہے جو دوسرے شہر میں تھے، انہوں نے گھر کی حفاظت کے لیے چابی مجھے دے رکھی تھی۔ اب نہ جانے یہ چور کون ہے اور اندر کیسے آیا، حالانکہ سارے دروازے اور کھڑکیاں میں نے خود اچھی طرح سے بند کی تھیں۔ پولیس کو بیان دیتے وقت وہ خود اندر سے خوفزدہ تھا۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں برگد کے درخت کا طواف کر رہی تھی۔ انسپکٹر نے محلے والوں کی جانب دیکھا جہاں لا علمی کا بورڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ پولیس کے چند سوالات اور مختصر تفتیش کے بعد بھی کوئی نتیجہ اخذ نہ ہوا تو لاش کو لاوارث قرار دیتے ہوئے فلاحی ادارے والوں کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے اس کی تدفین کا تمام بندوبست کر دیا۔ آج بھی وہ ایجنٹ اور مالک مکان یہ سوچ کر تھرا جاتے ہیں کہ پولیس سے جھوٹ بول کر ان دونوں نے اپنی جان تو بچا لی، مگر کمرے میں پڑی وہ گلی سڑی لاش اگر عامر کی تھی تو اس کی نئی نویلی دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔